इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे गार्बेज कलेक्टर की। मैंने बोला इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे गार्बेज कलेक्टर की। एज अ प्रोग्रामर आपको मालूम होना चाहिए कब ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी है, कब ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी नहीं है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं गार्बेज कलेक्टर को पढ़ने पर। तो गार्बेज कलेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने ऊब्स बेसिक सीरीज में मैंने आइडिया दिया था गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, बट इसमें हम इसको टेक्निकली इम्प्लीमेंट करके उसको चेक करेंगे, किसको, गार्बेज कलेक्टर को। तो भाई जावा डज नॉट प्रोवाइड डिस्ट्रैक्टर्स। पहले तो जावा में डिस्ट्रैक्टर्स नहीं होते। डिस्ट्रैक्टर्स की जगह पर जावा में एक यूटिलिटी होती है गार्बेज कलेक्टर। तो रादर देन डिस्ट्रैक्टर्स जावा प्रोवाइड्स अ यूटिलिटी कॉल्ड एज गार्बेज कलेक्टर। C++ में डिस्ट्रैक्टर्स का कॉन्सेप्ट था, जावा में डिस्ट्रैक्टर्स नहीं है। डिस्ट्रैक्टर्स की जगह पर गार्बेज कलेक्टर है। This utility executes periodically and releases the unused memory. ये यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलती है, कितनी देर बाद चलती है वो तो नहीं बता सकते, मेमोरी ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है, और अनयूज्ड मेमोरी को रिलीज करती है। अनयूज्ड मेमोरी का मतलब अच्छे से समझे। अनयूज्ड मेमोरी वो मेमोरी है जिसका स्कोप खत्म हो गया या जिसके अंदर नल डाल दिया। जनरली ऑब्जेक्ट का स्कोप, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का स्कोप कब खत्म होता है, जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। तो कर्ली ब्रैकेट डिफाइंस द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट। तो भाई ये यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी देर बाद चलती है, अनयूज्ड मेमोरी को रिलीज करती है। यहां पे अनयूज्ड का मतलब है ऐसी मेमोरी जिसका स्कोप पूरा हो गया या जिसके अंदर नल डाल दिया। इसको हम प्रैक्टिकली अभी एग्जांपल में इंप्लीमेंट भी करके देखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट्स अलोंग विद गार्बेज कलेक्टर यू कैन प्रोवाइड देम विद इन प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज। अगर आपको अपने कोई स्टेटमेंट्स गार्बेज कलेक्टर के साथ चलाने हैं तो आप इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। कब कब चलता है, जब गार्बेज कलेक्टर चलता है इम्प्लिसिटली ये मेथड कॉल होता है। लेकिन लेट मी टेल यू, जो जावा के नए वर्जन्स हैं, मैंने बोला जो जावा के नए वर्जन्स हैं उनमें इसको डिप्रिकेट कर दिया है। फाइनलाइज बोलते हैं, भाई फाइनलाइज की टाइम एफिशिएंसी सही नहीं है, बार बार चलता है, कभी नहीं चलता, तो इसको रिलायबल नहीं है। तो कमिंग वर्जन्स में इसको हटाने वाले हैं, इसको डिप्रिकेट कर दिया है प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज को। उसकी जगह एक नया मैकेनिज्म आ गया है क्लीनर क्लास करके, वो भी मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेकिन हाँ, पुराने वर्जन्स में फाइनलाइज होता था, नए वर्जन्स में इसको डिप्रिकेट कर दिया और कमिंग वर्जन्स में इसको हटाने वाले हैं। कौन से मेथड को, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज को। अगर आपको गार्बेज कलेक्टर को, भाई गार्बेज कलेक्टर अपने हिसाब से तो चलता है, आप भी इसको बुला सकते हो, आप इसको इन्वोक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। क्या लिख के, system.gc लिख के। तो गार्बेज कलेक्टर को दो तरीके से बुला सकते हैं, runtime.gc करके या system.gc लिख के। तो गार्बेज कलेक्टर कैन ऑल्सो बी इन्वोक्ड बाय प्रोग्रामर बाय कॉलिंग system.gc। तो भाई इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। किसको, गार्बेज कलेक्टर को। इस एग्जाम्पल में हमने क्लीनर क्लास को इंपोर्ट किया है। मैंने बोला इस एग्जाम्पल में हमने क्लीनर क्लास को इंपोर्ट किया है। ये कौन से पैकेज से आ रही है, java.lang.ref पैकेज से आ रही है। मैंने बोला कौन से पैकेज से आ रही है, java.lang.ref पैकेज से। इसका यूज क्या है, भाई पुराने वर्जन्स में क्या होता था, हम एक फंक्शन को ओवरराइड करते थे, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज। गार्बेज कलेक्टर चलता था या फंक्शन कॉल होता था। नाउ नए वर्जन्स में फाइनलाइज नहीं है, हम उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं, क्लीनर। ना क्लीनर क्लास के अंदर एक क्लीनेबल ऑब्जेक्ट है। क्लीनेबल बोले तो जैसे क्लीन कर सकते हैं, है ना भाई। वो ऑब्जेक्ट जिसको मैं क्लीन करवाना चाहता हूं उसके अंदर मेरे को क्लीनेबल का रेफरेंस लेना पड़ेगा। काय का रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्लीनेबल का। तो भाई जो ऑब्जेक्ट जिसको मैं काउंट कर रहा हूं कि किसके पास मेमोरी है, किसके पास मेमोरी नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने नाम क्या दिया है, जीसी टारगेट। क्या ऑब्जेक्ट नाम दिया भाई, जीसी टारगेट। ये वो टारगेट है जिसको मैं क्लीन करना चाहता हूं, तो जीसी टारगेट गार्बेज कलेक्टर का टारगेट है। अब मैंने बोला इसके मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं हर ऑब्जेक्ट को एक नाम देना चाहता हूं ताकि मैं इनको आइडेंटिफाई कर सकूं। मैं हर ऑब्जेक्ट को एक नाम देना चाहता हूं ताकि उनको यूनिकली क्या कर सकूं, आइडेंटिफाई करूं कि ऑब्जेक्ट 1 क्लीन हो रहा है कि 2 क्लीन हो रहा है कि 3 क्लीन हो रहा है। तो जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा मैं बताता, ऑब्जेक्ट का नाम दिखाना चाहता हूं कि 1 क्लीन हुआ कि 2 क्लीन हुआ, तो मैंने हर ऑब्जेक्ट को, हर टारगेट को एक क्या दे दिया है, नाम दे दिया है। और क्योंकि मेरे को उसको क्लीन करवाना है तो मैंने इसको क्लीनेबल का रेफरेंस दिया है। काय का रेफरेंस दिया है, क्लीनेबल का। तो अल्टीमेटली मेरे टारगेट के पास दो चीजें हैं, नेम और क्लीनेबल। नेम और क्लीनेबल। क्लीनेबल फर्दर इनर क्लास है, कौन से, कहां से आ रही है, क्लीनर से। कहां से आ रही है,
क्लीनर से। तो एक नेम है और एक क्या है, क्लीनेबल है। क्लीनेबल बोले तो जब भी इसको क्लीन करे मुझे उसे ट्रैक करना है तो मेरे को क्लीनेबल का रेफरेंस चाहिए ना। क्लीनेबल के साथ साथ मुझे क्लीनर भी चाहिए, क्योंकि क्लीनर टास्क बना के क्लीनेबल को देगा, क्लीनर टास्क बना के क्लीनेबल को देगा। तो बहुत सारे क्लीनर और क्लीनेबल है। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो भाई देखो, इस डायग्राम में देखो, सबसे पहला मेरे पास जीसी टारगेट है। अब इस टारगेट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इस टारगेट के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, जीसी टारगेट, जीसी टारगेट। हर ऑब्जेक्ट के पास नेम होगा और क्लीनेबल होगा, हर ऑब्जेक्ट के पास नेम होगा और क्लीनेबल होगा। अगर 100 ऑब्जेक्ट है तो हर ऑब्जेक्ट के पास दो चीजें हैं, एक नेम है और एक क्लीनेबल है। मैंने बोला एक नेम है और एक क्या है, क्लीनेबल है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इस क्लीनेबल को रेफरेंस दूंगा। मैंने बोला क्लीनेबल को रेफरेंस देना पड़ता है क्लीनर का। किसका रेफरेंस देना पड़ता है, क्लीनर का। तो मैं एक ही क्लीनर बनाना चाहता हूं जो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करे, शेयर करें। मैंने बोला एक ही क्लीनर बनाना चाहता हूं जो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या करें, शेयर करें। तो यहां पे मैंने क्लीनर का एक रेफरेंस डिक्लेयर किया, क्लीनर। क्लीनर डॉट क्रिएट एक स्टैटिक मेथड है, इसको क्रिएट कर देगा, क्लीनर को क्रिएट कर देगा। तो भाई मैंने एक स्टैटिक क्लीनर बना लिया। कितने क्लीनर है, स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके क्या करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। अगर मैं जीसी टारगेट के 10 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 शेयर करेंगे। यहां पे डायग्राम में मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों क्लीनर को क्या कर रहे हैं, शेयर करेंगे। अब ये क्लीनर करेगा क्या, क्लीनर एक रजिस्टर फंक्शन के थ्रू टास्क बताएगा। क्या बताएगा, टास्क बताएगा, जो कि हम क्लीनेबल को देंगे कि जब जब ऑब्जेक्ट क्लीन हो ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब जब ये ऑब्जेक्ट क्लीन हो ये टास्क क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। टास्क बेसिकली एक क्लास है जो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी और रन फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी। रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी और रन फंक्शन की क्या प्रोवाइड करेगी, डेफिनेशन। तो जब जब ऑब्जेक्ट क्लीन होगा, जब जब ऑब्जेक्ट क्लीन होगा, जब जब हमारा टारगेट क्लीन होगा, ये रन फंक्शन क्या होने वाला है, कॉल होने वाला है। जब जब ऑब्जेक्ट क्लीन होगा ये रन फंक्शन क्या होने वाला है, कॉल होने वाला है। तो भाई हर ऑब्जेक्ट को क्लीनेबल चाहिए। क्लीनेबल कौन देगा, क्लीनर क्लीनेबल बना के क्लीनेबल को देगा। मैंने बोला क्लीनर क्लीनेबल को बना के, बेसिकली क्लीनर क्लीनेबल को बनाएगा कैसे, क्लीनर टास्क को रजिस्टर करके क्लीनेबल बनाएगा। क्लीनर टास्क को रजिस्टर करके क्लीनेबल बनाएगा। तो ये देखिए भाई, कंस्ट्रक्टर में मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रिसीव किया है। मैंने बोला कंस्ट्रक्टर में मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रिसीव किया, तो पहला ऑब्जेक्ट बना, मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट 1, दूसरा ऑब्जेक्ट बना, मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट 2। तो एक एक करके मैं नाम स्टोर कर रहा हूं। तो ये तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, पहली वाली प्रॉपर्टी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, नेम। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, क्लीनेबल। अब क्लीनेबल कौन देगा, क्लीनर देगा। तो मैंने क्लीनर क्लास का एक रजिस्टर मेथड कॉल किया। कौन सा मेथड, रजिस्टर मेथड कॉल किया, जिसको मैंने टास्क दिया और टास्क को मैं नाम भी पास कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टी का नाम जो हमने टारगेट के साथ रखा था, ऑब्जेक्ट का नाम। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तो ऑब्जेक्ट का नाम आ गया और दूसरा मेरे पास क्लीनेबल आ गया। क्लीनेबल किसने बना के दिया, क्लीनर ने बना के दिया। क्लीनर ने क्लीनेबल को कैसे बनाया, रजिस्टर फंक्शन के थ्रू बनाया। किसके थ्रू बनाया, रजिस्टर फंक्शन। रजिस्टर फंक्शन टास्क कहां से परफॉर्म करेगा, क्लीनअप टास्क से। क्लीनअप एक टास्क है जो कि रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है और उसके अंदर मैंने क्या किया है, रन फंक्शन कॉल किया है। क्या पास किया है, रन फंक्शन कॉल किया है। तो यहां पे क्लीनअप टास्क को क्या मिला, नाम मिला। किसका नाम मिला, ऑब्जेक्ट का नाम। ये देखो मैं नाम पास कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट 1 2 3। तो जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा, रन फंक्शन कॉल होगा, ये मैसेज कंसोल विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर क्लीन्ड अप। मैंने बोला ये मैसेज कंसोल विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा, गार्बेज कलेक्टर क्लीन अप विद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का क्या नाम, कि गार्बेज कलेक्टर ये वाले ऑब्जेक्ट को क्लीन कर रहा है। मैंने बोला गार्बेज कलेक्टर ये वाले ऑब्जेक्ट को क्लीन कर रहा है। थोड़ा सा एडवांस मैकेनिज्म में हम थोड़े से मेमोरी पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि टास्क कब कब एग्जीक्यूट होगा, जब जब ये ऑब्जेक्ट मेमोरी से क्लीन होगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से क्लीन होगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। मैं फिर से बोलूंगा, हमारे ऑब्जेक्ट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, दूसरा क्लीनेबल है। क्लीनेबल को क्या चाहिए, क्लीनेबल को क्लीनर चाहिए, है ना। तो क्लीनेबल को यहां पे हमने क्या किया, ये देखिए ये वाली लाइन में व्हाट एग्जैक्टली, क्लीनर ने रजिस्टर किया और टास्क पास किया, जो कि किसको मिल गया,
क्लीनेबल को, और टास्क हमारी क्या है, क्लीनअप टास्क क्लास का नाम है जो कि रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी और किसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करेगी, रन की। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जब जब ऑब्जेक्ट क्लीन होगा ये रन फंक्शन कॉल होगा और कंसोल विंडो पे ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने बोला कंसोल विंडो पे ये वाला मैसेज, लाइन नंबर 21 वाला मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो चलो भाई, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और गार्बेज कलेक्टर को बुलाते हैं और देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्ट क्लीन हो रहा है। याद करो, गार्बेज कलेक्टर उनको क्लीन करता है, एक जिनका स्कोप खत्म हो गया या जिसमें नल डाल दिया, एक जिनका स्कोप खत्म हो गया या दूसरा जिसमें क्या डाल दिया, नल डाल दिया। तो देखो भाई, मेन फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट 1। मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट 1। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, क्या नाम है इसका, ऑब्जेक्ट 2। तो भाई दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब मैंने दोनों को क्या कर दिया, नल कर दिया। मैंने बोला दोनों को मैंने क्या कर दिया, नल कर दिया। याद करो, गार्बेज कलेक्टर किन के लिए चलता है, जिनका स्कोप खत्म हो गया या जिसमें नल डाल दिया। तो टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों में क्या है, नल है। अब गार्बेज कलेक्टर अपने आप तो चलेगा नहीं, हम स्पेसिफिकली गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर रहे हैं। देखिए लाइन नंबर 61 में मैंने गार्बेज कलेक्टर को बुलाया, system.gc ये क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा। अब भाई ये जो रन फंक्शन है, ये जो टास्क है, ये थोड़े से थ्रेडिंग के टर्म्स है, क्योंकि गार्बेज कलेक्टर भी अंदर से एक थ्रेड होता है। अगर आप थ्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स करें, मैं थ्रेडिंग के ऊपर वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो भाई गार्बेज कलेक्टर चलता है। अब अंदर से रास की बात क्या है, गार्बेज कलेक्टर एक डीमन थ्रेड होता है। प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो गार्बेज कलेक्टर भी खत्म हो जाता है। तो मैंने यहां पे इंटेंशनली प्रोग्राम को रोक दिया 200 मिलीसेकंड के लिए, ताकि गार्बेज कलेक्टर चल जाए और मुझे पता चल जाए। भाई क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे ही मेन खत्म होता है, मेन भी एक थ्रेड होता है, जैसे ही मेन खत्म होता है गार्बेज कलेक्टर भी खत्म हो जाता है। मेन खत्म होता है, गार्बेज कलेक्टर भी खत्म हो जाता है। तो जैसे C++ में डिले मेथड होता है, जावा में एक स्लीप मेथड होता है। मैं प्रोग्राम को 200 मिलीसेकंड के लिए रोक रहा हूं ताकि गार्बेज कलेक्टर चल जाए। अब गार्बेज कलेक्टर चलेगा, कौन सी लाइन में चलेगा, 61 में। इस लाइन में कितने ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं, दो। कौन कौन से, टारगेट 1 और टारगेट 2। क्यों एलिजिबल हैं, क्योंकि या तो नल होगा उनके लिए चलता है, या तो अपन ने स्कोप खत्म हो गया। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। तो जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं तो देखो दोनों का मैसेज प्रिंट होगा और गार्बेज कलेक्टर चलेगा। अंदर से रन मेथड कॉल होगा, रन मेथड मैसेज प्रिंट करेगा, गार्बेज कलेक्टर क्लीन अप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। तो यहां किस किस को क्लीन कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 को और ऑब्जेक्ट 2 को। क्यों ऑब्जेक्ट 1 और 2 को, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 में और ऑब्जेक्ट 2 में नल डाल दिया। अब मान लो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं तो 1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 अभी नल नहीं हुआ है, ना ही 1 का स्कोप पूरा हुआ है। केवल कौन सा आएगा, 2। ये देखिए कंसोल विंडो पे खाली किसको डिस्प्ले कर रहा है, 2 को। तो भाई क्या पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना ये चाहते हैं कि गार्बेज कलेक्टर उनके लिए चलता है जिनका स्कोप खत्म हो गया या जिनमें नल डाल दिया। अब उसको चलाने के लिए, उसको विजुअली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने ये सारा लॉजिक, थ्रेडिंग का लॉजिक लिखा है कि गार्बेज कलेक्टर चले तो ये वाला रन फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। मैंने बोला गार्बेज कलेक्टर चले तो ये वाला रन फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और कॉल भी हो रहा है, लेकिन किसके लिए कॉल हो रहा है भाई, किसके लिए भाई, किसके लिए कॉल हो रहा है, टारगेट 1 और टारगेट 2 दोनों के लिए क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि दोनों में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, मैंने क्या किया, यहां पे एक स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है, चेक। कौन सा स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है, चेक। चेक क्या करेगा, कर्सर को लाइन नंबर 47 से लेके जाएगा कहां पे, लाइन नंबर 25 पे। अब ध्यान से देखो, इस ब्लॉक में चेक नाम के फंक्शन में मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 2, टारगेट 3 और टारगेट 4। कौन कौन से, टारगेट 3 और टारगेट 4। तो जैसे ये फंक्शन चालू होगा 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे और जैसे ये फंक्शन बंद होगा ये 2 ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो इनका यहां पे स्कोप क्या है, हु डिफाइंस द स्कोप फॉर अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट, करली ब्रैकेट। मैंने बोला हु डिफाइंस द स्कोप फॉर अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट, करली ब्रैकेट। तो ये यहां पे लाइन नंबर 25 में अलोकेट हुए, लाइन नंबर 28 में गार्बेज हो गए। तो गार्बेज कलेक्टर इन दोनों को भी कॉल करेगा। मैं फिर से बोलूंगा, गार्बेज कलेक्टर किसके लिए चलता है, एक, या तो नल डाल दिया, ऑब्जेक्ट 1 और 2 के लिए क्यों चल रहा था, क्योंकि उनमें नल डाल दिया। ऑब्जेक्ट 3 और 4 के लिए क्यों चलेगा, क्योंकि इनका स्कोप खत्म हो गया। ये देखिए मैं आपको रन करके
बताता हूं। अब 4 ऑब्जेक्ट आएंगे, 1 और 2 बिकॉज ऑफ नल। 3 और 4 क्यों आएंगे? क्यों? क्योंकि इनका क्या खत्म हो गया? स्कोप खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? स्कोप खत्म हो गया। और बात करते हैं भाई गार्बेज कलेक्टर के बारे में। मैंने बोला और बात करते हैं भाई गार्बेज कलेक्टर के बारे में। ये मैंने चेक फंक्शन बताया था। अब देखिए लाइन नंबर 49 और 50 में मैं आपको एक लॉजिक और बता रहा हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया, टारगेट 5। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट और बनाया, टारगेट 5, और उसका नाम दिया ऑब्जेक्ट 5, और टारगेट 5 को मैं रेफरेंस पास कर रहा हूं एक फंक्शन में, मेक नल। कौन से फंक्शन में पास कर रहा हूं? मेक नल फंक्शन में पास कर रहा हूं। तो जब मैं इसको मेक नल फंक्शन में पास करूंगा, है ना, मेक नल, ये देखो एक लाइन का फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को नल कर रहा है। मेक नल एक लाइन का फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को नल कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या टारगेट 5 भी गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल है? क्या टारगेट 5 भी मैसेज में प्रिंट होगा? क्या टारगेट 5 को गार्बेज कलेक्टर क्लीन करेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं हां, टारगेट 5 को गार्बेज कलेक्टर क्लीन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया है? नल। लेकिन ऐसा नहीं है, गार्बेज कलेक्टर के लिए टारगेट 5 एलिजिबल नहीं है। ये देखिए, है ना, ये देखिए गार्बेज कलेक्टर कॉल नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट 5 नहीं आएगा, यहां पे 1 2 3 4 ही आएंगे। क्यों भाई? ऐसा क्यों होगा? देखो भाई, यहां पे कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। तो टारगेट 5 को जब मैंने मेक नल में पास किया, इसका नाम टारगेट 5 था, इसका एक रेफरेंस, एक पॉइंटर और बन गया ओबीजे। तो टारगेट 5 की मेमोरी पे दो लोग पॉइंट कर रहे हैं, एक ओबीजे और एक टारगेट 5, एक ओबीजे और एक टारगेट पॉइंट। तो मेमोरी कितनी है? एक। पॉइंट कितने लोग कर रहे हैं? 2। पहला कौन सा? टारगेट 5। दूसरा कौन सा? ओबीजे। अब मैं ओबीजे को नल कर रहा हूं, तो ओबीजे नल होने से टारगेट 5 नल नहीं होगा। अभी भी टारगेट 5 इस मेमोरी ब्लॉक को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। तो मैंने एक नया रेफरेंस क्रिएट किया और उस नए रेफरेंस को हटा दिया। जो पुराना रेफरेंस था पहले भी पॉइंट कर रहा था, अब भी पॉइंट कर रहा है, इसीलिए टारगेट 5 इज नॉट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। फिर से बोलूंगा, मैंने एक मेमोरी के 2 रेफरेंस बनाए। पहला रेफरेंस था टारगेट 5 और दूसरा रेफरेंस कौन सा था? ओबीजे। ओबीजे को नल करने से टारगेट 5 नल नहीं होगा। मेमोरी पे अभी भी टारगेट 5 पॉइंट कर रहा है, इसीलिए गार्बेज कलेक्टर उसको कलेक्ट नहीं करेगा ना। अगला सिनेरियो देखिए, मैंने यहां पे जीसी टारगेट के कितने ऑब्जेक्ट बनाए भाई? मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए? 3, 6, 7 और 8। मैंने बोला 6, 7 और 8। अब भाई हमें मालूम है 1 2 आएगा। 1 2 क्यों आ रहा था भाई? 1 2 इसलिए आ रहा था क्योंकि स्कोप खत्म हो गया, सॉरी नल डाल दिया था। 3 और 4 क्यों आ रहे थे? क्यों? क्योंकि स्कोप खत्म हो गया था। 5 क्यों नहीं आया? क्योंकि 5 के 2 रेफरेंस है, पहला रेफरेंस तो नल हो गया, दूसरा रेफरेंस नल नहीं हुआ। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये लाइन नंबर 52 से लेके लाइन नंबर 58 तक देखिए और मुझे बताएं कौन कौन से ऑब्जेक्ट एलिजिबल होंगे गार्बेज कलेक्टर के लिए। यहां पे हम कॉल बाय रेफरेंस को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टारगेट 6 है, टारगेट 7 है और टारगेट 8 है। भाई कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? ये देखो, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है। टारगेट 6 है, टारगेट 7 है और टारगेट 8 है। मान लो टारगेट 6 का रेफरेंस क्या है? 1024 और 1024 पे ऑब्जेक्ट 6 है। टारगेट 7 का रेफरेंस क्या है? 1046 और 1036, सॉरी 1036 पे क्या है? ऑब्जेक्ट 7 है। टारगेट 8 का रेफरेंस क्या है? 1008 और 1008 पे क्या है? ऑब्जेक्ट 8 है। भाई ये रेफरेंस टाइप है, तो यहां वैल्यू नहीं स्टोर हो रही, रेफरेंस स्टोर हो रहे हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा रेफरेंस टेबल बना लिया। तो लाइन नंबर 52, 53, 54 में क्या होगा? ये 3 रेफरेंस बन गए। क्या बन गए? 3 रेफरेंस बन गए। अब ध्यान से देखना, मैंने लाइन नंबर 55, प्लीज लाइन नंबर 55 पे देखें, मैंने क्या लिखा? टारगेट 6 इज इक्वल टू टारगेट 7। टारगेट 6 इज इक्वल टू टारगेट 7। तो टारगेट 6 में टारगेट 7 की वैल्यू आ जाएगी। इन अदर वर्ड्स टारगेट 6 में भी क्या आ जाएगा? 1436 आ जाएगा। मैंने बोला क्या आ जाएगा? 1436 आ जाएगा। अब लाइन नंबर 56 देखिए, टारगेट 7 इज इक्वल टू टारगेट 8। टारगेट 7 इज इक्वल टू टारगेट 8। तो टारगेट 7 में क्या आ जाएगा? 1008
8 आ जाएगा, टारगेट 7 में टारगेट 8 की वैल्यू आ गई, टारगेट 8 इज इक्वल टू टारगेट 6, तो टारगेट 8 में टारगेट 6 आ जाएगा। ध्यान से देखें टारगेट 6 की करंट वैल्यू क्या है 1436, तो टारगेट 8 में क्या होगा 1436 आ जाएगा, टारगेट 8 में क्या होगा 1436 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, टारगेट 6 इज इक्वल टू नल कर दिया, टारगेट 6 इज इक्वल टू नल कर दिया, तो क्या होगा ये 6 रेफरेंस टेबल से चले जाएगा। मैंने बोला ये रेफरेंस टेबल से चले जाएगा, तो इस डायग्राम को देखें, इस रेफरेंस को देखें, रेफरेंस टेबल को देखें और मुझे बताएं कौन सी मेमोरी का रेफरेंस नहीं है। यहां पे 1024 का कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि 1024 का कोई रेफरेंस नहीं है 1024 क्या होगा गार्बेज हो जाएगा। तो जो कंसोल विंडो होगी उसमें ऑब्जेक्ट 6 भी आएगा, मैंने बोला जो कंसोल विंडो होगी उसमें ऑब्जेक्ट 6 भी आएगा। ये देखिए मैंने प्रोग्राम को रन किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, कैन यू क्लियरली सी ऑब्जेक्ट 6 भी क्या हो गया ऐड हो गया है। ये जो मैंने आपको यूज केस बताया लाइन नंबर 52 से लेके 58 तक, इस तरह के क्वेश्चंस आपको जावा सर्टिफिकेशंस में कॉमन मिलेंगे कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल हो गया, इन अदर वर्ड्स किसके पास मेमोरी है या किसके पास मेमोरी नहीं है। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा थोड़े दूसरे ढंग से। तो यहां पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, टारगेट 6 जो कि 10 ऑब्जेक्ट्स के 6 को पॉइंट कर रहा है, टारगेट 7 जो कि ऑब्जेक्ट 7 को पॉइंट कर रहा है, टारगेट 8 जो कि ऑब्जेक्ट 8 को पॉइंट कर रहा है, उनके रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। लाइन नंबर 55 में देखिए मैंने क्या लिखा, टारगेट 6 इज इक्वल टू टारगेट 7, तो टारगेट 6 अब टारगेट 7 वाले को पॉइंट करेगा, टारगेट 6 अब टारगेट 7 वाले को पॉइंट करेगा। लाइन नंबर 56 पे देखिए, टारगेट 7 इज इक्वल टू टारगेट 8, तो टारगेट 7 अब टारगेट 8 वाले को पॉइंट करेगा। फिर मैंने लाइन नंबर 57 पे क्या लिखा है, टारगेट 8 इज इक्वल टू टारगेट 6, तो टारगेट 8 किसको पॉइंट करेगा, टारगेट 6 की करंट वैल्यू को पॉइंट करेगा, करंट वैल्यू ऑब्जेक्ट 7 को पॉइंट कर रही है। फिर मैंने क्या लिखा, टारगेट 6 इज इक्वल टू नल, टारगेट 6 को नल करने से रेफरेंस हट जाएगा। अब डायग्राम में क्लियरली विजिबल है ऑब्जेक्ट 6 को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, अगर कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है रेफरेंस टेबल में इसका रेफरेंस नहीं है, मतलब ये गार्बेज हो चुका है। अब गार्बेज कलेक्टर चलेगा और इसको क्लीन अप कर देगा। तो ये देखिए मैंने बोला ये देखिए गार्बेज कलेक्टर चल रहा है और इसको क्लीन अप कर रहा है। तो भाई गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, किसको क्लीन करता है, एक जिसका स्कोप खत्म हो गया, दूसरा जिसमें नल डाल दिया। मैंने बताया अगर आप 2 रेफरेंस क्रिएट करोगे और एक रेफरेंस को हटा दोगे तो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह के यूज केस में जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पॉइंट करते हैं तब कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। बाकी मैंने आपको यहां पे क्लीन अप और क्लीनर बताया, इस तरह की चीजें आप थ्रेडिंग पढ़ने के बाद समझ सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि जब भी गार्बेज कलेक्टर चलेगा ये रन फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। इस तरह से आप मेमोरी एलोकेशन मार्क कर सकते हो कि किसके पास मेमोरी है किसके पास मेमोरी नहीं है। जो गार्बेज कलेक्टर जिनके लिए चल रहे हैं उनकी मेमोरी जा चुकी है।